आज द हिंदू का पहला आर्टिकल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में है। जैसा कि संजय कुमार मिश्रा को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का जो डायरेक्टर है बनाया गया था और उनके टर्म्स को बार बार एक्सटेंड किया गया था, मगर थर्ड टाइम्स में सुप्रीम कोर्ट ने उनके टर्म्स को एक्सटेंड करने से मना कर दिया था। उसका रीज़न था उनका टेन्योर 5 ईयर से ज़्यादा चला गया था। तो इसी से रिलेटेड आज हम देखेंगे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लॉ में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और देखेंगे कि कैसे टर्म्स डिसाइड होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का। तो जैसा कि पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में बताया गया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट पहले जब स्टेबलाइज्ड हुआ था तो इसका नाम डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट था। तो उस टाइम जब ये स्टेबलाइज हुआ था तब भी ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन था। मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जिसमें बहुत सारे डिसिप्लिन से लोग आए हुए होते हैं। जैसे फाइनेंस से कुछ लोग आए होंगे, कुछ लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए होंगे, कुछ लोग अदर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आए होंगे। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमें याद रखना है। अदर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज लॉज जो हैं उनके वायोलेशन से रिलेटेड केसों को देखता है। जो मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है, फॉरेन एक्सचेंज में जो वायोलेशन हो जाता है, उसके लॉ से रिलेटेड सबसे आप इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जान लीजिए, जब ये आया था तब ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर नहीं था, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर था। यहाँ देखो, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर था जब ये 1 मई 1956 में बना था। मगर जैसे जैसे इसमें सुधार होते गए तो इसके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर इसे रख दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर इसको रख दिया गया और इसको इन्वेस्टिगेशन पावर भी प्रोवाइड की गई। ठीक है, ये सभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ इंडिया है उसको मेंटेन करके रखता है। अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि ये किस किस लॉ को देखता है। एक तो ये फेरा को देखता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, जिसे 1973 में अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, दूसरा ये फेमा को देखता है। फेमा को ही अमेंडमेंट किया गया 99, फेरा को ही अमेंडमेंट किया गया 1999 में और उसे फेमा में कन्वर्ट कर दिया गया कुछ सुधार लाने के बाद। और ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को देखता है। आपको इतनी बातें इसमें जानना ज़रूरी है। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना, ये डिपार्टमेंट कौन से के अंदर आता है और कब स्टेबलाइज हुआ था, कैसे ये यूनिट बना, क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन से एक्ट से को ये कंडक्ट करता है। कभी कभी एक्ट पूछ लेता है यूपीएससी कि कौन कौन से एक्ट को ये कंडक्ट करता है, तो उसमें ये यूज़ होता है। अब ये टेन्योर से रिलेटेड विवाद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है संजय कुमार मिश्रा के टेन्योर को, वो इसी से रिलेटेड है कि कैसे टेन्योर को उनको तीसरी बार में एक्सटेंड किया गया। अब देखिए, प्रेसिडेंट 2001 में एक ऑर्डिनेंस लाए थे, प्रोमलगेट किया था एक ऑर्डिनेंस 2001 में प्रेसिडेंट ने, और उस ऑर्डिनेंस में प्रेसिडेंट ने कहा था कि आप डायरेक्टर के, जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं और ईडी के जो डायरेक्टर हैं, देखो ये ईडी के डायरेक्टर हैं, उनका 2 ईयर टेन्योर तो है मगर उसको 5 ईयर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो, जैसे ये इन्होंने बताया कि जो ईडी का टेन्योर है वो डीपीएससी के डीएसपी एक्ट 1946 के अंदर, और जो विजिलेंस कमिश्नर का है वो सीबीसी के अंदर। तो ये 2 ईयर टेन्योर था इनका। मगर क्या किया गया, इस टेन्योर को आप 3 एनुअल टर्म्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई टाइम नहीं है या आपके पास कोई स्किलफुल आदमी नहीं है, तो आप 3 एनुअल टर्म्स पर एक्सटेंड कर सकते हैं, हर साल कर सकते हैं एक बार। मगर अगर वो 5 साल से ऊपर हो जाएगा तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो यही केस था। आपको ये अच्छे से एक बार देख लेना है कि कैसे टेन्योर को एक्सटेंड किया जाता है। इसके आगे चलते हैं। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जिक्र है इसमें। आपको इसमें ये पता होना चाहिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स किसके द्वारा बनाई गई। ये G7 जो मीटिंग है, ग्रुप 7 की जो मीटिंग होती है, वो पेरिस में मीटिंग हुई थी 1989 में। तो उस टाइम पर ये
जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाएगी। अब आप फाइनेंशियल एक्शन से इसकी फुल फॉर्म से ही समझ सकते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को देखती होगी। क्योंकि क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग में, क्या होता है पैसा जो है विदाउट टैक्स पे किए और ब्लैक मनी से कमा कर जो है वो कमाया जाता है, ब्लैक मनी को यूज़ किया जाता है और अदर रिसोर्सेज पर भेजा जाता है इलीगली। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग है कि आप जो है बिना टैक्स दिए या फिर इलीगल तरीके से पैसा कमाते हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग है और उसको टेरर फाइनेंस किया जाता है। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव, आप ऑब्जेक्टिव और फंक्शन वर्ड में डिफरेंस समझने की ज़रूरत है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आप मेजर एम होता है कि किसी इंस्टीट्यूट का ये एम है कि हम इसको अचीव करेंगे, इसको अचीव करेंगे। और फंक्शंस क्या होता है? वो डे टू डे जो कमांड देता है, जो इन्वेस्टिगेशन करता है, वो फंक्शन होता है। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपको पता होंगे तो आपकी पढ़ाई बहुत ईजी हो जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कम्बैट करता है मनी लॉन्ड्रिंग को। मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही है, इलीगल पैसा टेरर को दिया जा रहा है, इलीगली यूज़ किया जा रहा है, बहुत से लोगों के द्वारा इलीगल कमाई की जा रही है, कंपनी किसी के नाम है मगर खुद वो पैसा यूज़ किया जा रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें जो है ये सब देखता है। अब 9/11/2001 के बाद क्या हुआ? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम बढ़ गया, ये टेरर फाइनेंसिंग भी देखने लगा। बस इतना इसमें इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके कब स्टेबलाइज हुआ, किसके द्वारा स्टेबलाइज किया गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सब चीज़ें आपको डे टू डे आप करते रहेंगे, खुद ब खुद याद हो जाएंगे। अब LOC की बात की गई, क्या हुआ? अभी कारगिल विजय दिवस मनाया गया 26 जुलाई को। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। तो राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अगर हमारी हमारी जो क्या कहते हैं इज़्ज़त है उस पर आँच आएगी तो हम LOC तक क्रॉस कर जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है। क्या हुआ था उस टाइम? पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा रीजन से जो है वहाँ से लोगों मतलब इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हुआ मुजाहिदीन का। इन्होंने जो है पाकिस्तानियों ने मुजाहिदीन को इन्फिल्ट्रेट करवाया। उससे अचानक हमारी फ़ौज पे एकदम लोड पड़ा और हमारे बहुत सारे सैनिक मतलब सैनिक जो है शहीद हुए। और उस शहीदी के बल पर हमने 26 जुलाई 1919 में कारगिल में विजय पाई और उनको जो है टेररिस्ट को यहाँ से खदेड़ दिया। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि कैसे कारगिल विजय दिवस मनाया गया, कैसे राजनाथ सिंह ने LOC की बात कही, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब अगला आर्टिकल, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। क्या हुआ है? मणिपुर क्राइसिस होने के बाद मोदी गवर्नमेंट पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि मोदी जी आके स्टेटमेंट दें, पार्लियामेंट में बोलें। तो यही बात हुई है यहाँ पर कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात की गई है कि कैसे अपोजिशन मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए कि कैसे मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, इसमें कैसे क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशन में ज़िक्र है, कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है, कैसे कितने मेंबर जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यही बात की गई है। तो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस में क्या होता है? इससे गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ और अकाउंटेबिलिटी जो है एसेस होती है। अब क्या होता है, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन लाया, उसके बाद वोटिंग हुई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई या गैजेट से वोटिंग हुई, उसमें डिसाइड होता है कि कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट का है या नहीं है। जैसे क्या होगा कि वोटिंग के टाइम पर डिसाइड होगा कि किसके कितने पक्ष में वोट आया। अगर मान लो गवर्नमेंट के पक्ष में वोट आए तो गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस में है, मतलब उसके पास स्ट्रेंथ है और स्ट्रेंथ होने के लिए वो अकाउंटेबल है। ठीक है, अगर वोट अपोज में आ गए तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, अपोजिशन जो है क्या कहते हैं पावर में आ जाएगी। यही बात यहाँ पर बताई गई। मगर आप ये जान लीजिए, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस केवल इसलिए नहीं लाया जाता है कि गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ देखी जाए, इससे अकाउंटेबिलिटी दर्शाई जाती। कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ विषयों का आंसर नहीं देती तो अपोजिशन क्या करती है, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आती है। जब मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आती तो आपको उस पर चर्चा करना पड़ेगी अगले 10 दिन तक। और 10 दिन तक चर्चा होगी तो डिफरेंट टॉपिक पर चर्चा होगी। तो मणिपुर का इशू उसमें उठाए जाने की आशंका है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें आगे क्या है। अब आगे बात देखते हैं। यही बात बताई गई है, पॉलिटिकल पार्टी का सिग्निफिकेंस बताया गया और डेमोक्रेटिक सिस्टम को ये
मतलब मजबूत करता है कि कैसे अपोजिशन जो पावर में है उससे क्वेश्चन पूछ सकती है। अब प्रोसीजर क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन का? प्रोसीजर क्या है? रूल 198 है, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा में। जो कंडक्ट ऑफ लोकसभा उसके प्रोसीजर के रूल्स हैं वो उसमें 198 के अकॉर्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है। ग्राउंड क्या होता है? इसमें ग्राउंड अब्सेंस होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या आप सोचेंगे इसमें ग्राउंड होगा कि कोई ग्राउंड पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा कि मणिपुर क्राइसिस पे जवाब नहीं दे रहे हैं? नहीं, कोई ग्राउंड नहीं होता। बिना ग्राउंड के अपोजिशन के मेंबर इस पर नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। अब लोकसभा क्या बताया गया? एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, लोकसभा के अलावा राज्यसभा में आप इसे नहीं ला सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। रिटन नोटिस, अब क्या होता है लोकसभा में कोई भी मेंबर 10 बजे से पहले रिटन नोटिस दे देता है। एक्सेप्टेंस और डिस्कशन कैसे होता है? जब तक 50 मेंबर मतलब 50 एमपी जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये जो बंदे ने नो कॉन्फिडेंस मोशन का स्पीकर को नोटिस दिया है, तो 50 मेंबर हाथ उठा के कहेंगे हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ठीक है, तो ये इस पे 50 मेंबर एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी उस पर चर्चा होगी। और डिस्कशन जो है अगले 10 दिन तक, 10 दिन के अंदर इस पर डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वोटिंग वही तो बताया, वोटिंग वॉइस वोट से हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से हो जाती है। अब इम्प्लीकेशन क्या है वोटिंग की? मेजॉरिटी डिसीजन, वही बात कही गई है कि डिसीजन जो है कैसे लिया जाता है, वही बात बताइए कि वोटिंग होती है, वोटिंग में किसको वोट जाते हैं, किसका कॉन्फिडेंस रहता है, गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ कितनी है, ये सब चीज़ें इससे पता चलती। गवर्नमेंट आंसर नहीं दे रही थी तो चर्चा के लिए अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस स्पीकर क्या है, जब टाई हो जाए मतलब वोट दोनों के नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग पड़ी और दोनों तरफ टाई हो गया, इधर भी सेम वोट इधर भी सेम वोट, तो स्पीकर डिसाइड करेगा कि मुझे वोट किधर देना है। तो ये हो गया। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है? देयर इज़ अ नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस लोकसभा ओनली। तो आप देखिए, आपने अभी ये ऊपर पढ़ा, इसका आंसर दीजिए। अब हिंडन रिवर का जिक्र है। हिंडन रिवर जो है बहुत चर्चा में है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आने से क्या हुआ, फ्लड एरिया होने की वजह से वहाँ पर बहुत सारी कारें वगैरह डूब गई हैं। तो हिंडन रिवर आजकल न्यूज़पेपर में बहुत आ रही है, तो देख लेते हैं। हिंडन क्या है? ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, ठीक है। ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से सकुम्भरी देवी रेंज है, अपर शिवालिक एरिया की, वहाँ से निकलती है, बस इतना याद रखिए, ठीक है। ये गंगा और यमुना के बीच में फ्लो होती है और सेक्टर 150 जो है नोएडा का, वहाँ पर ज्वाइन होती है, बस इतना याद रखना, और कुछ याद नहीं। अब ज़ीरो आवर का देख लेते हैं। ज़ीरो आवर क्या होता है? ज़ीरो आवर क्या होता है? डिक्शनरी के हिसाब से ज़ीरो आवर होता है इम्पॉर्टेंट मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ डिसीजन इन पार्लियामेंट्रियन लैंग्वेज। मतलब पार्लियामेंट की लैंग्वेज में एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट होता है, ठीक है। ये एक्चुअली बिटवीन होता है क्वेश्चन आवर और रेगुलर बिजनेस जो स्टार्ट होता है उसके बीच का। क्वेश्चन आवर सबसे पहले जब पार्लियामेंट स्टार्ट होती है तो क्वेश्चन आवर चलता है, देन ज़ीरो आवर आता है एग्जैक्ट 12 नून पे। 12 नून की वजह से भी इसे ज़ीरो आवर कहा जाता है, ठीक है। अब ये कोई भी जो इम्पॉर्टेंट इशू है विदाउट मेंशन किए कि हम इसी वो उठाएंगे, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट में इसको उठाया जाता है, ठीक है। अब वही बात बताई गई कि 12 नून की वजह से इसको ज़ीरो आवर कहा जाता है। मैटर जो है पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, जो बहुत ज़्यादा पब्लिक के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उसको डिस्कस किया जाता है। इवॉल्व कैसे हुआ? ये क्या है? हमारा इनोवेशन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का इनोवेशन है। ज़ीरो आवर को इवॉल्व किया गया। मगर एक बात जान लीजिए, ज़ीरो आवर का ना कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है ना रूल्स में जिक्र है पार्लियामेंट के। ये इतनी बात आपको याद करना पड़ेगी, आपको याद नहीं रहेगी, आपको याद आएगा अरे ज़ीरो आवर क्वेश्चन आवर डाल देगा इसकी जगह। जब वो क्वेश्चन आवर डाल देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्वेश्चन आवर और जो रेगुलर बिजनेस होता है पार्लियामेंट का, उसके बीच के जो टाइम होता है उसको ज़ीरो आवर कहा जाता है। 12 नून पे स्टार्ट होता है, ना इसका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है ना किसी रूल्स में जिक्र है, ठीक है। थैंक यू।